नमस्कार। भारत के इतिहास में कई महान बादशाह हुए, लेकिन आज हम एक ऐसे शासक की बात करने वाले हैं जिनका राज तो बहुत छोटा था, पर उसका असर सदियों तक महसूस किया गया। एक ऐसा बादशाह जिसने सिर्फ 5 सालों में वो कर दिखाया जो कई लोग 50 साल में भी नहीं कर पाते। जी हां, हम बात कर रहे हैं शेर शाह सूरी की। तो यही वो सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर कोई भी शासक सिर्फ 5 साल के छोटे से वक्त में इतना कुछ कैसे कर सकता है जो कई सल्तनतें 50 सालों में भी नहीं कर पाती। शेर शाह की कहानी असल में इसी सवाल का एक शानदार जवाब है। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। शेर शाह की कहानी शुरू होती है फरीद नाम के एक नौजवान से। ये कहानी है एक जागीरदार के बेटे के बिहार का टाइगर लॉर्ड यानी शेर खान बनने की। तो ये फरीद खान थे कौन? उनका ताल्लुक बिहार के सासाराम से था, जहां उनके पिता हसन खान एक छोटे से स्थानीय जागीरदार थे। मतलब कोई बहुत बड़ी शाही विरासत लेकर वो पैदा नहीं हुए थे। शुरुआत काफी मामूली थी। फरीद से शेर खां बनने का किस्सा भी बड़ा मशहूर है। हुआ यूं कि बिहार के सूबेदार बहार खां लोहानी पर एक शेर ने हमला कर दिया और तब फरीद ने अकेले ही अपनी तलवार से उस शेर को मार गिराया। उनकी इस बेमिसाल बहादुरी को देखकर बहार खान ने उन्हें शेर खां का खिताब दिया, जिसका मतलब था टाइगर लॉर्ड, और यहीं से फरीद के शेर खां बनने का सफर शुरू हुआ। अब जरा उनके शासन के टाइमलाइन पर एक नजर डालते हैं। 1540 में वो मुगल बादशाह हुमायूं को हराकर दिल्ली के सुल्तान बनते हैं, और ठीक 5 साल बाद, सिर्फ 5 साल बाद 1545 में कलंजर के घेरे के दौरान उनकी मौत हो जाती है। सिर्फ 5 साल का शासन, यही बात उनके किए गए कामों को और भी ज्यादा हैरत अंगेज बना देती है। लेकिन देखिए, शेरशाह को सिर्फ उनकी जीतों के लिए याद नहीं किया जाता। उनकी असली पहचान, उनकी असली विरासत थी उनका एडमिनिस्ट्रेशन, उनके प्रशासनिक सुधार। उन्होंने एक ऐसा साम्राज्य बनाया जिसकी नींव सिर्फ तलवार पर नहीं बल्कि सुधारों पर रखी गई थी। उनका सबसे बड़ा सुधार था जमीन से जुड़ा हुआ, यानी लैंड रेवेन्यू सिस्टम। उन्होंने एक कमाल का सिस्टम बनाया। पहला स्टेप, गज़े सिकंदरी का इस्तेमाल करके पूरी जमीन को नपवाया गया ताकि हर किसी का हिसाब साफ हो। दूसरा स्टेप, हर किसान को पट्टा दिया गया। ये एक तरह का टाइटल डीड था जिसमें साफ साफ लिखा होता था कि किसान की जमीन कितनी है और उसे कितना टैक्स देना है। और तीसरा स्टेप था कबूलियत। किसान इस दस्तावेज पर दस्तखत करके इन शर्तों को कबूल करता था। इससे हुआ क्या? बिचौलिए खत्म, भ्रष्टाचार कम और किसानों को मिली एक तरह की सुरक्षा। शेर शाह का एक मूल मंत्र था, न्याय से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। और यह सिर्फ कहने की बात नहीं थी, उनके पूरे शासन की नींव इसी एक सोच पे टिकी थी। वो खुद इंसाफ के सबसे बड़े रखवाले थे और इस मामले में किसी तरह का समझौता नहीं करते थे। अब बात करते हैं उन सुधारों की जिन्होंने साम्राज्य की आर्थिक और भौतिक धमनियों को, यानी उसकी इकोनॉमी और कम्युनिकेशन को हमेशा के लिए बदल दिया। जरा सोचिए, शेर शाह के आने से पहले बाजार में कैसे सिक्के चलते थे। कोई स्टैंडर्ड नहीं था। पुरानी घिसी पिटी मिलीजुली धातुओं की मुद्राएं चलती थीं। शेर शाह ने आकर इस पूरे के पूरे सिस्टम को बदल डाला। उन्होंने जारी किया स्टैंडर्ड वाला चांदी का रुपया और तांबे का दाम। इससे व्यापार और अर्थव्यवस्था में एक भरोसा कायम हुआ। और ये जो रुपया था, ये कोई ऐसा वैसा सिक्का नहीं था। हर रुपए के सिक्के में ठीक 178 ग्रेन शुद्ध चांदी होती थी, एकदम सटीक। और जानते हैं सबसे कमाल की बात क्या है? यही रुपया आगे चलकर आज की हमारी भारतीय करेंसी की बुनियाद बना। कितनी जबरदस्त दूरदृष्टि थी, है ना? इसके बाद आता है उनका शायद सबसे मशहूर काम, सड़कें। उन्होंने अपने विशाल साम्राज्य को जोड़ने के लिए 4 बड़ी बड़ी सड़कें बनवाईं। इनमें जो सबसे फेमस हुई वो थी सड़क आजम। जी हाँ, वही जिसे आज हम सब ग्रैंड ट्रंक रोड या जीटी रोड के नाम से जानते हैं। ये बंगाल के सोनार गांव से शुरू होकर सीधा पेशावर तक जाती थी। और ऐसा नहीं था कि बस एक रास्ता बना दिया, नहीं, सड़क के दोनों तरफ छायादार पेड़ लगाए गए थे ताकि मुसाफिरों को आराम मिले। और इन सड़कों पर हर कुछ किलोमीटर की दूरी पर सराय बनाए गए थे। अब ये सराय सिर्फ रुकने की जगह नहीं थी, ये अपने आप में एक पूरा मल्टीपर्पज सिस्टम थे। ये मुसाफिरों के लिए रेस्ट हाउस तो थे ही, साथ ही ये डाक चौकी का भी काम करते थे, जिससे चिट्ठियां और खबरें तेजी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती थीं। और तो और ये इंटेलिजेंस इकट्ठा करने के सेंटर भी थे। मतलब एक तीर से कई निशाने, व्यापार, कम्युनिकेशन और सुरक्षा, सब एक साथ। एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ उन्होंने अपनी फौज पर भी पूरा ध्यान दिया। उन्होंने दाग, यानी घोड़ों को दागने की प्रथा, और हुलिया,
यानी हर सैनिक का पूरा ब्यौरा रखने का सिस्टम दोबारा शुरू किया। ये सिस्टम अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था और इससे सेना में धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार पर जबरदस्त रोक लगी। अब इन सारे सुधारों को जब हम एक साथ देखते हैं तो समझ आता है कि शेर शाह को अकबर का अग्रदूत या फोर रनर ऑफ अकबर क्यों कहा जाता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि आगे चल के मुगल बादशाह अकबर ने जिस महान साम्राज्य को चलाया उसकी प्रशासनिक नींव असल में शेर शाह ने ही तैयार कर दी थी। लेकिन इतनी शानदार कहानी का अंत बहुत ही अचानक और दुखद हुआ। ये बात है साल 1545 की, जब कालिंजर के किले का घेराव चल रहा था। हुआ ये कि कालिंजर के राजा कीरत सिंह के खिलाफ लड़ाई के दौरान उक्का नाम का एक गोला बारूद का हथियार, जिसे एक तरह की तोप समझ सकते हैं, वो अचानक फट गया और इस धमाके की चपेट में आकर शेर शाह बुरी तरह जख्मी हो गए और कुछ ही समय बाद उनकी मौत हो गई। कितनी बड़ी विडंबना है, जो इंसान तोपखाने का इतना बड़ा माहिर था वो अपने ही एक हथियार का शिकार बन गया। शेर शाह भले ही दुनिया से चले गए, लेकिन उनकी विरासत आज भी हमारे बीच है, उनके अपने शहर सासाराम में। वहाँ एक झील के ठीक बीचों बीच बना उनका शानदार मकबरा, जो लाल बलुआ पत्थर से तैयार किया गया है, आज भी उनकी शान की गवाही देता है। ये मकबरा इतना खूबसूरत है कि मशहूर इतिहासकार अलेक्जेंडर कनिंघम ने तो यहाँ तक कह दिया था कि ये ताजमहल से भी ज्यादा सुंदर है। ये बात अपने आप में इस इमारत की अहमियत और शेर शाह की सोच को बयां करती है। तो आखिर में एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। जरा सोचिए, अगर कालिंजर में वो हादसा ना हुआ होता, अगर शेर शाह को हुकूमत करने के लिए सिर्फ 5 साल नहीं बल्कि 15 या 20 साल मिले होते, तो आज हमारे देश का इतिहास क्या होता, उसकी शक्ल कैसी होती? इस पर सोचिएगा जरूर।